हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो आज हम पढ़ेंगे मई 2023 की क्रोनोलॉजी को, जिसके के अंदर अप्रैल के करंट अफेयर्स आपके कंपाइल्ड हैं। और जो लोग ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मैं बताऊं कि आप जनवरी से लेकर के अब तक यानी कि मई वाली जो क्रोनोलॉजी है उसको एक बार अच्छे से आप रिवाइज करके जाइएगा। पढ़ ली होगी आपने, मैंने जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने करंट अफेयर्स पे क्रोनोलॉजी को प्रेफरेंस दी होगी। तो अगर आपने ठीक से सिंसियरली पूरी मैगजीन को पढ़ा है तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, वहाँ पे हैंडल हो जाएंगे आपसे। आपके जो अगर सिलेबस की बात करें तो आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और प्रादेशिक इनकी जो समसामयिक घटनाएं हैं वो आपको कवर करनी है। सेकंड आपके दिया हुआ है कि जो चर्चित व्यक्ति है, स्थान है और जो संस्थाएं हैं चर्चा में, उनके ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और थर्डली आपके जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड यानी खेलकूद से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं उसके ऊपर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो तीनों बेसिक से ही हैं, ये हम आरएस के लिए भी यही चीज़ पढ़ते हैं, तो आपके लिए कोई अलग तो इसमें कुछ ऐसा दे नहीं रखा करंट अफेयर्स का। तो आप जो है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, उसके अलावा जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड गतिविधियां हैं उनको विशेष रूप से रिवाइज करके जाइएगा। स्पोर्ट्स में तो आपको पता ही है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं और जो अभी बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं हुई हैं उन सबको आपको अच्छे से याद करके जाना है। अच्छा, तो अब जो ये मैगजीन है इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ जा करके जो है उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मई की क्रोनोलॉजी को। और सबसे हम पहले देखेंगे फ्रंट पेज को। फ्रंट पेज पे आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी से स्टार्ट करते हैं। इनके हाथ में जो आपको मैगजीन दिख रही है यहाँ पर लिखा है 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर अगर आपको याद हो तो 1973 के अंदर बाघों को यानी टाइगर को संरक्षित करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। और 1973 से अभी 2023 तक आप जानते हैं कि 50 साल पूरे हो गए हैं और काफ़ी सक्सेसफुल ये प्रोजेक्ट रहा है। और इसकी सक्सेस को देखते हुए ही अगर मैं बात करूँ सक्सेसफुल कैसे, तो सक्सेसफुल इस प्रकार से है कि टाइगर की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और अगर आप अभी देखें 2023 में तो 6.74% की इंक्रीज़ जो है वो देखने में, इनकी जो संख्या है टाइगर्स की जो संख्या है उसमें इतने प्रतिशत का जो इंक्रीमेंट है वो देखने को मिला है। अब देखिए इसकी जो है 5वें चक्र की रिपोर्ट भी जो है वो जारी की गई है। ये फिफ्थ जो एक इनके ऊपर एक रिपोर्ट है, बाघों की जो संख्या है उसके ऊपर एक अनुमान की जो रिपोर्ट आती है वो फिफ्थ रिपोर्ट है, वो भी अभी जो है वो पब्लिश की गई है। एक चीज़ और है इसमें कि इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस नाम का एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया। अंतर्राष्ट्रीय है तो इसमें देखिए कि जो वर्ल्ड के जो नेशंस हैं उनको भी पार्टिसिपेट होने के लिए कहा गया है। और नेपाल ऐसा पहला देश बना है जिसने कि इसमें संस्थापक के रूप में जो है वो पार्टिसिपेशन किया है। आगे और डिटेल्स में आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आप थोड़ा सा आपको आउटलाइन का पता रहे कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो अगर हम देखें कि इंटरनेशनल अलायंस फॉर बिग कैट जो है, इसमें बिग कैट का क्या मतलब समझते हैं। बिग कैट का मतलब यही है कि जो कैट फैमिली में जो एनिमल्स आते हैं जैसे कि लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, चीता है, स्नो लेपर्ड है, प्यूमा है, तो ये सारे जो हैं इनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, इनका जो हैबिटाट है उनको कैसे कंजर्व किया जाए, इनकी सभी की संख्याओं को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेंगे। तो ये सब बातें इसके अंदर है जो हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है आशा भोसले, इनको आप जानते ही हैं। इनको ये कौन सा प्राइज़ मिला है, तो देखिए आपको पता है कि स्वर सम्राज्ञी जो लता मंगेशकर हैं उनके नाम पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार स्टार्ट किया गया था। हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है, इस बार दूसरा ये पुरस्कार दिया गया है। तो पहला पुरस्कार जो है ये दिया गया था जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको दिया गया था। सेकंड जो ये पुरस्कार है ये इनकी खुद की सिस्टर जो आशा भोसले हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो बस नाम आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए नीचे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे एक खिलाड़ी, इन खिलाड़ी का नाम है अमन सहरावत। आप याद कीजिए कि हमने पिछली बार वाली जो मैगजीन पढ़ी थी, अप्रैल वाली जो मैगजीन पढ़ी थी, उसके अंदर हमने बॉक्सर्स के बारे में पढ़ा था। तो 4 जो बॉक्सर्स हैं, स्वीटी बोहरा और लवलीना बोर्गेन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो वो तो था बॉक्सिंग। यहाँ पर है रेसलर, तो ये भी आप नाम ध्यान रखिएगा। तो रेसलिंग के अंदर अभी एशियन चैम्पियनशिप हुई है कजाकिस्तान के अंदर और उसके अंदर भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल मिला है और वो भी अमन सहरावत ने जो है वहाँ पर जितवाया है। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछ लेंगे कि एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में पहला और एकमात्र स्वर्ण पदक जो है किस खिलाड़ी ने जिताया, तो आप उनका नाम आपको मैच करने के लिए पूछ लेंगे। या ये पूछ लेंगे अमन सहरावत निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रेसलिंग से संबंधित है। फिर यहाँ पर देखिए कि एक जो आपको ये दिख रहे हैं प्रोफेसर टाइप्स, तो ये जो है इनको इनका नाम है, पूरा नाम तो थोड़ा बड़ा है लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, CR राव इनका नाम है, CR राव। और ये जो है एक स्टैटिस्टिक्स से संबंधित प्रोफेसर हैं जिनको हम कहते हैं सांख्यिकी विद हैं। और इनको जो है अभी अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी विद का जो पुरस्कार है वो दिया गया है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, पर्सन इन न्यूज़ के नाम पे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो। फिर यहाँ पर देखिए कि आपको ये दिख रहा है, तो ये ब्यूटी पेजेंट ही आपको दिखाई दे रहा है। तो ये अभी मणिपुर के अंदर
मणिपुर के अंदर, मणिपुर की जो राजधानी इम्फाल है वहाँ पर जो है ये ब्यूटी पेजेंट जो प्रतियोगिता है वो जो है वो फेमिना मिस इंडिया जो है वो स्टार्ट हुई थी। और इसके अंदर राजस्थान की एक लड़की है जिनका नाम है नंदिनी गुप्ता। तो नंदिनी गुप्ता जो है उन्होंने इस पेजेंट को जीता है, ये ताज उनके नाम पर हुआ है। और अब ये जो है मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। सो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा फ्रंट पेज और बहुत ही इजी सी खबरें हैं, इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। अगर हम यहाँ पर इंडेक्स और देखें तो इंडेक्स में देखिए वर्ल्ड बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट है, ये हम आगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में पढ़ेंगे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, इसको हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ पर देखिए फिनलैंड जो है वो नाटो का 31वां सदस्य देश बना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा भी, चर्चाओं में जो स्थान है वो आपके सिलेबस में है, तो आपको पता होना चाहिए। फिनलैंड जो है रशिया के साथ में फिनलैंड की बॉर्डर है। और नाटो के बारे में आपको पता ही है कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो टसल चला है उसमें नाटो की बहुत ही सक्रिय भूमिका रही है। तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक जो है अंतर सरकारी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और जो यूएसएसआर जो था, फॉर्मर यूएसएसआर जो था, उसको कन्फ्रंट करने के लिए ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका अभी 31वां देश कौन सा सदस्य देश कौन बना है, तो फिनलैंड बना है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हुए, ये हमने देख लिया। अच्छा, आम आदमी पार्टी जो है उसको अभी राष्ट्रीय दल का जो है नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो देखिए ये हर बार होता है कि अगर कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि अगर आपने 4 राज्यों के अंदर आपको सीट्स जीतनी होती हैं तो इस प्रकार से उसके 3-4 जो है वो एलिजिबिलिटी टर्म्स होते हैं, उसके हिसाब से जो है नेशनल पार्टी का दर्जा किसी पार्टी को दिया जाता है, या फिर अगर वो उसको पूरा नहीं करती है तो छीन भी लिया जाता है। तो अभी 6 पार्टियाँ ऐसी हैं जिनको कि जो है नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। आम आदमी पार्टी तो 2012 में इस्टेब्लिश हुई थी और अभी इसको जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है इसकी परफॉर्मेंस के आधार पे। तो इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। आपसे पूछा भी जा सकता है वैसे कि अगर अभी हाल ही में किसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए आपको पता है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र के अंदर स्पेस में भारत का जो इसरो है संगठन जो है काफ़ी कमाल का काम कर रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमारी राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति जो है उसको मंजूरी दी गई है। उसके क्या क्या नॉर्म्स है हम आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारी एक और नीति है जिसका नाम है विदेश व्यापार नीति, उसको भी अभी जो है हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे क्या क्या फोकस एरियाज़ हैं विदेश को व्यापार को लेकर के और अंतरिक्ष को लेकर के, ये हम आगे पढ़ेंगे। राजस्थान की विधानसभाओं में जो है 19 समितियों का भी गठन किया गया, ये न्यूज़पेपर की भी हेडलाइन थी और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेंगे कि कौन से समिति का सदस्य कौन है, ठीक है। वित्त समिति, सदाचार समिति, इन सभी समितियों के बारे में हम आगे जा कर के डिटेल में पढ़ेंगे। फिर देखिए CR राव के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी हम देख चुके हैं। अब चलते हैं हम सीधे फ्रंट पेज के ऊपर। तो हमारा जो फ्रंट पेज है उसके अंदर एक अलग सा ही एक खेल है। खेल अलग मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी जो है ट्रेडिशनल तरीके से इसको खेला जाता है, इसमें किसी भी आधुनिक उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता। इसका नाम है गोल्डन ग्लोब रेस और इसको पूरी करने वाले अभिलाष टॉमी जो कमांडर रहे हैं, रिटायर्ड कमांडर हैं भारतीय नौसेना के, वो पहले ऐसे भारतीय रहे हैं जिसने इसको जीता है। लेकिन अभी पिक्चर इसमें आगे और भी है कि ये जो है सेकेंड आए हैं, फर्स्ट नहीं आए। फर्स्ट इसमें एक महिला है जिनका नाम है क्रस्टन न्यूज़चफर, ये इनका नाम है क्रस्टन न्यूज़चफर। ये दक्षिण अफ्रीका की हैं और इन्होंने जो है इस पूरी गोल्डन ग्लोब रेस को जो है पूरा किया है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये रेस देखिए 236 दिनों में इस रेस को 36 फुट की जो नाव होती है उसको सेल करके इसको कंप्लीट किया जाता है। तो अभिलाष टॉमी जो है उन्होंने इस रेस को कंप्लीट किया है, लेकिन जो फर्स्ट आई हैं इसमें वो क्रस्टन न्यूज़चफर हैं और ये जो हैं दक्षिण अफ्रीका से हैं और दुनिया की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने इस रेस को जीता है, ठीक है। तो ये है इस रेस के बारे में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम चलेंगे हमारे मासिक घटनाओं के सार संग्रह पर। तो मासिक घटनाओं के सार संग्रह में बेसिकली वही सारी बातें हैं जो हम बाहर फ्रंट पेज पे पढ़ चुके हैं। जैसे सबसे पहले देखिए कि एक भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद हैं जिन्होंने सांख्यिकी के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीता है। उनका नाम क्या है, तो वो यहाँ पर पूरा नाम दे रखा है, बाहर जो है शॉर्ट फॉर्म दे रखा था। तो CR राव है, कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव। फिर देखिए एक एक्सरसाइज है और ये जो है वायुसेना का अभ्यास है, वायुसेना बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास। इसका अभ्यास है, इस अभ्यास का नाम है इंचियोस 223, यानी 2023 में संपन्न हुआ है। तो इंचियोस 23 इसका नाम है। हालांकि ये कोई क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि किन देशों के बीच में है, क्योंकि ये तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ये पूछ सकते हैं कि इसको आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन ग्रीस का जो एंट्रावीडा एयरबेस है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है।
अगर अभ्यास की ही बात चल रही है तो एक और अभ्यास है जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इस अभ्यास का नाम है अभ्यास कोप इंडिया। ये भी वायुसेना का ही अभ्यास है और ये दो देशों के बीच में हुआ है, जिसमें कि एक भारत है और दूसरा अमेरिका है। कोप अप का मतलब ही यही होता है कि सहयोग करना। तो कोप से आप ध्यान रखिएगा कि कोप अभ्यास जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न किया गया है। फिर देखिए एक और बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ये युद्धाभ्यास है यानी मिलिट्री का है और इसका नाम है एक्सरसाइज ओरियन। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? अभी हाल ही में अप्रैल मई के बीच में फ्रांस के अंदर जो वहाँ का मॉन्ट डे मार्सन एयरबेस है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो 3 अभ्यास हमने पढ़े, एक्सरसाइज ओरियन, दूसरा था इंचियोज और तीसरा है हमारा अभ्यास कोप इंडिया। फिर देखिए यहाँ पर आशा भोसले के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, अभी इसरो जो है उसने अपने सिंगापुर के लिए जो है 2 उपग्रहों को, 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। अगर आपसे नाम पूछ ले कि टेलियोस 2 और ल्यूमिनाइट 4, ये जो है दोनों जो सैटेलाइट्स हैं वो किस देश के हैं जिसको कि इसरो ने प्रक्षेपित किया, तो सिंगापुर के हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने पहली किस वाटर मेट्रो को, मेट्रो तो है लेकिन कहाँ पे, पानी में चलने वाली वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है। तो मेरा फेवरेट प्लेस है कोच्चि। कोच्चि का एयरपोर्ट बहुत ही शानदार है, इतना मतलब साफ़ सुथरा है और मेरे तो कुछ कम्युनिटी पेज पे आपको फ़ोटोज़ भी दिखेंगे वहाँ के, लेकिन वो बैक वाटर्स की फ़ोटो है जिसमें कि मैं बोट के ऊपर हूँ, वो फ़ोटोज़ आपको दिखेंगी। तो वो क्योंकि केरला कोच्चि एयरपोर्ट पर उतर के ही हम वहाँ से गए थे, तो इतना सब भूमिका बांधने का यही अर्थ है कि आपको ध्यान रखें कि पहली वाटर मेट्रो जो है वो कोच्चि वाटर मेट्रो है जिसको कि प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। फिर देखिए क्रिकेट के अंदर अभी एक भारतीय महिला का अगर आप बात करें तो हरमनप्रीत कौर जो है काफ़ी चर्चा में है। पिछले वाली मैगजीन को याद कीजिए, उसके अंदर भी हमने आपको बताया था हरमनप्रीत कौर को उसमें भी प्राइज़ मिला है। और यहाँ देखिए विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो पाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है हरमनप्रीत कौर, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को और इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी स्वदेशी भाषाएं। ठीक है, अब इस पे तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन ठीक है हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि कज़ाकिस्तान के अंदर जो है एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप जो है वो आयोजित की गई है और इसके अंदर ये शायद मैंने आपको बताया है या नहीं बताया है, फ्रंट पेज के ऊपर ही मैंने इनके बारे में बताया आपको कि अमन सहरावत है और एशियन चैंपियनशिप जो कुश्ती को लेकर के अभी हुई है, हमने बॉक्सिंग वाले पिछली बार वाली मैगजीन में पढ़े थे, याद कीजिए, जिसमें कि हमने 4 महिलाओं के नाम पढ़े थे, लवलीना बोरगोहेन थी, स्वीटी बोरा थी, उनके बारे में पढ़ा था। और ये अभी है रेसलिंग यानी कि कुश्ती। तो इसके अंदर अभी एशिया में एक चैंपियनशिप हुई है और एशियन चैंपियनशिप हुई है जो कि अस्ताना कज़ाकिस्तान में संपन्न हुई है और कज़ाकिस्तान ने ही फर्स्ट मेडल इसमें जीता है। फर्स्ट मतलब पदक तालिका में फर्स्ट जो है वो कज़ाकिस्तान ही आया है। सेकंड आया है जापान और भारत की अगर बात करें तो 7वां स्थान है। सिर्फ एक गोल्ड मेडल हमको जीता है, वो भी अमन सहरावत ने। तो हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, ध्यान रखिएगा नाम आप इनका खिलाड़ी का। अब देखिए नेक्स्ट है तेलुगु भाषी जो लोग हैं, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, तो तेलुगु भाषी जो लोग हैं उनका 12 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ हुआ है वाराणसी में। उस महोत्सव का नाम क्या है? तो उस महोत्सव का नाम है पुष्करालू महोत्सव। तो पुष्करालू महोत्सव तेलुगु भाषी लोगों का है जो कि वाराणसी में संपन्न हुआ है। फिर देखिए किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को, इकोनॉमिस्ट हैं जिनको कि मेलकम आदिसेशिया पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इनके बारे में हम आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। इनका नाम है उत्सा पटनायक, एक महिला है जिनको कि जो है मेलकम आदिसेशिया पुरस्कार, ये अर्थशास्त्र का पुरस्कार है जो कि जिसके लिए इनको जो है वो चुना गया है। फिर देखिए G20 के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक जो है वो वाराणसी में संपन्न हुई और इसके अंदर जो महर्षि नाम जो है महर्षि का फुल फॉर्म क्या है? मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। तो आपको पता ही है कि इस बार का जो 2023 है इसको जो है यूनाइटेड नेशंस ने बाजरा वर्ष या मिलेट ईयर घोषित किया है। इसको लेकर के G20 की बैठकें आपको पता ही है कि इंडिया में हो रही है सारी। तो इंडिया के अंदर अभी एक महर्षि नाम की जो है वो बैठक की गई वाराणसी में। महर्षि का फुल फॉर्म है मिलेट एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, यानी कि जितने भी हमारे जो कोर्स ग्रेन होते हैं, जो श्री अन्न जिसको हम कहते हैं, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है कि भाई किस प्रकार से हम इसकी मार्केटिंग आगे करेंगे। फिर देखिए हम जो रिपोर्ट पहले पढ़ के आए हैं, विश्व विकास रिपोर्ट, मैंने बताया कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसका इस बार का थीम क्या है? तो थीम देखिए, इसका थीम है प्रवासी, शरणार्थी और समाज। प्रवासी, शरणार्थी और समाज।
अब नेक्स्ट देखिए कि प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, बुद्धिस्ट धर्म को लेकर के जो चर्चाएं होती है उसको लेकर के एक शिखर सम्मेलन यानी कि एक समिट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि जितने भी देश हैं उनके जो वरिष्ठ जो नेता होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसका आयोजन अभी कहाँ किया जाएगा, तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। आपको पता है हमारे यहाँ पर अगर कोई भी बड़ा सम्मेलन होता है तो उसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली के अंदर ही किया जाएगा। ठीक है, ऐसा बेसिकली हम याद कर सकते हैं। तो नई दिल्ली के अंदर जो बुद्धिस्ट शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अखिल भारतीय जो हमारा बाघ अनुमान है, टाइगर्स को लेकर के जो हमारा एस्टिमेशन रिपोर्ट अभी आई है उसमें उन्होंने कहा है कि बाघों की जो न्यूनतम संख्या है वो 1067 हो गई है, जो कि 2018 में जो बाघों की संख्या है उसका 6.74% इंक्रीज देखने को हमको इसके अंदर मिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, वो है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग जो है उसमें संयुक्त राष्ट्र का जो सांख्यिकी आयोग है उसके अंदर भारत को जो है इस बार सदस्य चुना गया है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का जो सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स कमीशन है उसके अंदर भारत को चुना गया है। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा और 4 साल का जो है वो इसके अंदर कार्यकाल रहेगा। और स्टैटिस्टिक्स को लेकर के यानी सांख्यिकी को लेकर के अभी हमें एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है जो कि CR राव को दिया गया है। दोनों ही बातें आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। फिर देखिए अभी हम मिलेट्स की देखिए बात कर रहे थे, यानी कि जो श्री अन्न है या जिसको कोअर्स ग्रेन कहते हैं, अभी महर्षि हमने पढ़ाई है। तो यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए आप कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो मिलेट्स महोत्सव है उसका आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया। तो खाद्य प्रसंस्करण यानी कि जो हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसने एक मिलेट्स महोत्सव भी बनाया है और इसका आयोजन इन्होंने काजरी जोधपुर में किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, काजरी जोधपुर के अंदर मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो मिलेट्स अभी जो है काफ़ी चर्चा में है, उसके बारे में आपको सारी चीज़ें जो भी आता है ना वो आप सब याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा ये था, प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है फेडेक्स के जो CEO हैं जिनका नाम है राज सुब्रमण्यम। तो इनको अमेरिका के जो इंडिया हाउस है वहाँ पर प्रवासी भारतीय सम्मान जो है वो दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, फिर देखिए जो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला, इनको जो है AIMA यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट जो एसोसिएशन है उन्होंने जो है बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड का अवार्ड दिया है। यानी डेकेड का मतलब होता है 10 साल के अंदर जो सबसे अच्छा लीडर जो बिजनेस में देखने को मिलता है, तो वो पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये देखिए मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसको प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें जितने भी बिग कैट्स जैसे लायन है, टाइगर, चीता वगैरह, इनके संरक्षण को लेकर के एक रूपरेखा जो है वो तैयार की जाएगी। फिर देखिए 2 तटीय जिले हैं, कोस्टल जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुरा। ये कहाँ पर है, जहाँ पर पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी गणना जो है वो की गई है। एक पक्षी है जिसकी गणना की गई है और ये मैंग्रोव्स में ही पाया जाता है पक्षी। मैंग्रोव्स आप जानते हैं कि ऐसे पेड़ जो आधे जिनकी जड़ें जो है वो पानी में सबमर्ज्ड रहती हैं। तो मैंग्रोव्स के लिए आपको पता है कि उड़ीसा काफ़ी फेमस है, तो यहाँ आप ध्यान रहेगा। हालांकि केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुरा ये तो सुने हुए नाम है, पता रह जाएगा उड़ीसा के अंदर है, लेकिन फिर भी अगर नहीं ध्यान रहे तो आप मैंग्रोव्स का अगर नाम ध्यान आए तो आप उड़ीसा यहाँ पर कर सकते हैं। फिर देखिए फ्रांस में आयोजित है ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट। छोड़िए क्या है क्या नहीं है, बैडमिंटन टूर्नामेंट है और इसके अंदर खिताब हासिल किया है भारतीय खिलाड़ी ने। नाम क्या है, प्रियंशु राजावत, नाथावत, सप्तावत, शेखावत ऐसे करके कुछ याद रह जाए तो आपको। तो प्रियांशु राजावत जो है इन्होंने बैडमिंटन के अंदर जो ये टूर्नामेंट हुआ है इसके अंदर ये खिताब जो है भारत के लिए जीता है। फिर देखिए राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किस पोर्टल पर ऐतिहासिक दस्तावेजों के 1 करोड़ से अधिक पन्नों को अपलोड किया गया है, ये है अभिलेख पटल। तो ये राष्ट्रीय अभिलेखागार है, अभिलेखागार मीन्स आर्चीव्स है, जहाँ पर जो ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सेव किया जाता है। तो अभिलेख पटल जो है वो यहाँ पर अपलोड किया गया है। फिर देखिए SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल, मिलेट्स के ऊपर आपको पता है अभी हमने महोत्सव मनाया कहाँ पे, वाराणसी में, और फूड फेस्टिवल मनाया SCO यानी कि SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाला मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन मुंबई के अंदर जो है वो किया गया है। फिर देखिए अंडमान निकोबार कमांड के द्वारा थल सेना, नौसेना और वायुसेना और तट रक्षक जो बल है, कोस्टल गार्ड्स जो है, इन सब का एक संयुक्त अभ्यास किया गया है। सभी का जितनी भी हमारी जो कमांड्स होती है उनका संयुक्त अभ्यास हुआ है। इसका नाम है एक्सरसाइज कवच। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा। 4 हमने अभी एक्सरसाइजेस पढ़ी हैं, अभ्यास कोप इंडिया, एक्सरसाइज ओरियन पढ़ा हमने, एक्सरसाइज इंचियोस पढ़ा और लास्ट वाला एक्सरसाइज कवच, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
फिर देखिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने गज उत्सव 2023 का आयोजन जो है देश के किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव, गज यानी कि होता है एलिफेंट, तो एलिफेंट के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पर इसको जो है वो किया गया। फिर देखिए विदेश व्यापार नीति 2023 में किन 4 नए शहरों को विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में निर्देशित किया गया है। मतलब कि ऐसे 4 शहर जहाँ पर एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के लिए जिनको प्रमोट किया जाएगा, जहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए, ऐसे समझ लीजिए आप। तो विदेश व्यापार नीति में इस बार जो है जो जिन 4 शहरों के नाम शामिल किए गए हैं उनमें एक तो है वाराणसी, प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर बाकी के 3 ये भी यूपी से ही हैं, फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद। ठीक है, तो इन चारों को जो है एक एक्सपोर्ट हब के रूप में जो है एक्सपोर्ट निर्यात उत्कृष्टता के जो शहर है उसके रूप में निर्देशित किया गया है। और अब तक कितने ऐसे शहर हैं? 39 तो ऑलरेडी हैं, 4 और को प्रमोट किया गया है। नाम ध्यान रखिएगा, फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और वाराणसी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो है मासिक घटनाओं का सार संग्रह, और मैंने पीडीएफ जो है अपलोड कर दी है मई क्रोनोलॉजी की। आप जाकर के टेलीग्राम चैनल पे जाकर के उस देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, या उससे पहले मैं आपको जो है प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ा दूंगी, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और जो बाकी के जो न्यूज़ हैं उनको हम कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।